मोदी जी हर वो काम करना चाहते हैं मेरे सोचने के अनुसार जिससे वो अमर हो जाए। एनएसयूआई का कोई ऐसा थीम है, ध्येय है जिसको लेके आप लोग जाते हैं, क्या है? समय पे परीक्षा नहीं है, परीक्षा है तो समय पे रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है तो जो है क्या किया जाए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए? कोई ऐसा एक आंदोलन जो रहा हो, जो यादगार रह गया हो और जिसमें आपको लगा हो कि लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन का ही नतीजा था कि सरकार दबाव में आई। व्यापम बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का बहुचर्चित कम से कम 15 कॉलेज जो फर्जी हैं भोपाल के वो बंद कराने का काम करा। 2003 से अभी तक सरकार बीजेपी क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है? आप पूछिएगा कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, क्या वो, क्योंकि इनको डर है कि एनएसयूआई कहीं पटकनी ना दे दे। नमस्कार, इस वक्त आप नेशन मिरर देख रहे हैं और मैं आपके साथ पीयूष साहू और मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा छात्र नेता, संघर्षशील छात्र नेता, जिन्होंने कई छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया है, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी। भैया स्वागत है आपका। नमस्कार। आशुतोष चौकसे एक सामान्य परिवार से निकला हुआ एक लड़का मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ता है और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा है। कैसा ये सफ़र रहा है? ना कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, तो कैसे क्या सफ़र रहा आपका? नहीं, मैं जो है मध्य प्रदेश में एक ज़िला है नर्मदापुरम, उसकी एक छोटी सी तहसील है पिपरिया, छोटा कस्बा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भोपाल जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए थे। ना ही कोई हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना ही कोई मेरे परिवार से दूर दूर तक जो है राजनीति से कोई सरोकार है। यहाँ जब कॉलेज में पढ़ने आए तो खुद ने बहुत सारी समस्याओं को फेस करा। उसमें सबसे बड़ी समस्या एक थी स्कॉलरशिप की। गरीब परिवार के लड़के हैं, स्कॉलरशिप माध्यम हुआ करता था पढ़ाई का, फीस का, चाहे आवासीय भत्ता का। कुछ कारणवश स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी और स्कॉलरशिप चूँकि इतनी ज़रूरी थी कि अगर वो नहीं मिलती तो पढ़ाई बंद हो जाती। तो स्कॉलरशिप पाने के लिए एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई जो है लड़ी और जीती भी। स्कॉलरशिप मिली भी सरकार से। और जब वो लड़ाई लड़के जीती तो कई लोग हमारे साथ के जो छात्र थे, सहपाठी थे, जिनको मेरे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था स्कॉलरशिप को लेकर, वो लोग आए और उन्होंने अपनी आप बीती बताई और कहा कि कैसे आपने स्कॉलरशिप आपकी ले ली, हम भी इस समस्या से ग्रसित है, पीड़ित हैं, हमारी भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, मदद करो। और जो खुद की आप बीती पर सीखा, बस उसी के माध्यम से अन्य छात्रों की मदद करने निकल पड़े और वहीं से सब कुछ जो है छात्र राजनीति का सफ़र चालू हो गया। नहीं पता था कि क्या होती है एनएसयूआई, क्या होती है एबीवीपी, क्या है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, क्या है बीजेपी की विचारधारा। बस सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलने का जो है प्रयास किया और वो सच्चाई, ईमानदारी और लोगों की मदद करने का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं आके कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में मिल गया। इसी प्रकार का सफ़र जो है रहा। जो है पढ़ाई करने के उद्देश्य से आए और फिर तमाम समस्याओं को देखा, उसके बाद कांग्रेस से जुड़े और कई सारे आंदोलन किए। कोई ऐसा एक आंदोलन जो रहा हो, जो यादगार रह गया हो और जिसमें आपको लगा हो कि इस आंदोलन में छात्रों के लिए जिन मांगों को लेकर उठाया था वो मांगें भरीभूत हो पाई हैं? नहीं, ऐसे एक नहीं, अनेकों ऐसे आंदोलन हैं जो हमने जिनकी लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी प्राप्त करी। चाहे वो छात्र संघ चुनाव कराने की बात हो, मैं भोपाल का जिलाध्यक्ष हुआ करता था। मुझे याद है 2015 में मैं अध्यक्ष बना था और हमने लगातार 2 साल लड़ाई लड़ी। उसके पहले से भी एनएसयूआई लगातार लड़ाई लड़ रही थी छात्र संघ चुनाव कराने की, लेकिन सरकार को दबाव में
आकर जो है 17 में छात्र संघ चुनाव कराने पड़े। अलबत्ता वो छात्र संघ चुनाव जो हैं वो इनडायरेक्ट सरकार ने कराए, डायरेक्ट चुनाव कराने की हमारी मांग थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन का ही नतीजा था कि सरकार दबाव में आई। फिर आप जानते हैं व्यापम बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का बहुचर्चित, जो पूरी देश दुनिया में विख्यात था, उसकी लड़ाई भी जो है एनएसयूआई ने ही और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सड़कों पर लड़ी। नतीजतन उसमें सीबीआई की जो है जांच हुई और कुछ दोषी उसमें जो है अभी अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। तो ये आंदोलन भी हमारी विजय के रूप में देखा जाता है। छोटे छोटे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो अनेकों इतनी लड़ाई हुई होंगी छात्रों के मुद्दे, जिनको हमने आए दिन हम लोग जो है उसको सॉल्व कराते हैं। बड़ा एक नेक्सस चलता था फर्जीवाड़े का, बीएड डीएड कॉलेज का फर्जी कॉलेजेस चलते थे, जिसमें एक एक कमरे में कॉलेज खोल दिए गए थे। उनके खिलाफ एनएसयूआई ने पोल खोल मुहिम चलाई और उस मुहिम के माध्यम से हमने लगभग कम से कम 15 कॉलेज जो फर्जी हैं भोपाल के, वो बंद कराने का काम करा। दलित साथी थे एक हमारे, माखनलाल विश्वविद्यालय जो यहाँ पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, उसमें उनके खिलाफ जो है लगातार दलित होने की वजह से उस विश्वविद्यालय में उनको परेशान किया जा रहा था। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी और उनको न्याय दिलाया। स्कॉलरशिप के घोटाले खोले, लगातार समय पर परीक्षा नहीं होने पर, मतलब अनेकों ऐसे आंदोलन हैं जिनकी लड़ाई हमने लड़ी और उनको अंजाम तक पहुंचाया। छात्र संघ चुनाव की बात कही आपने, क्या कारण मानते हैं आपकी सरकार जो है 2003 से, अगर 2017 के इनडायरेक्ट चुनाव को छोड़ दिया जाए, 2003 से अभी तक सरकार बीजेपी की क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है, क्यों होल्ड करके रखा है? डरपोक है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और जो भी 2003 के बाद से भी 2 मुख्यमंत्री हम देख चुके हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो वो छात्र राजनीति का प्रोडक्ट हैं, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो वो भी छात्र राजनीति का प्रोडक्ट हैं। दोनों डरपोक मुख्यमंत्री एक थे एक हैं। डर लगता है उनको कि वो छात्र राजनीति से निकल के मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा ना हो कि कहीं कोई और आम परिवार का ऐसा छात्र युवा जो छात्र राजनीति से निकलकर और फिर से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। और अगर बन गया तो इनके बच्चों का क्या होगा? जो झूठे परिवारवाद की राजनीति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके परिवार का क्या होगा? ये डर भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए वो छात्र संघ चुनाव कराने से डरते हैं। दूसरा, विचार किसी कैंपस में जो है चुनाव के माध्यम से पैदा ना हो सके, इस बात से भारतीय जनता पार्टी डरती है और चुनाव नहीं कराती है। एक और है कि आपने जैसे बात कही एनएसयूआई जो पूरी तरह से शिक्षा को लेकर काम करती है, सरकार के द्वारा 2020 में नई शिक्षा नीति भी लागू की गई। क्या लगता है आपको नई शिक्षा नीति में अभी और क्या बदलाव होना चाहिए? क्योंकि अगर परीक्षा परिणामों को देखा जाए तो परीक्षा परिणाम कहीं ना कहीं वही परीक्षा परिणाम है जो पहले आ रहे थे। नई शिक्षा नीति से कोई ऐसा तो अभी समझ में नहीं आता है कि इससे ये लाभ हुआ है। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 22 सालों की जो सरकार है, मोदी जी हर वो काम करना चाहते हैं मेरे सोचने के अनुसार जिससे वो अमर हो जाएं। शिक्षा नीति में बदलाव लाना, नई शिक्षा नीति लाना, मैं मानता हूँ कि इसके पीछे का कारण शिक्षा में बदलाव लाना नहीं था। ये बात अपने कार्यकाल में रजिस्टर्ड कराना मात्र था कि हमारे समय पे जो हम नई शिक्षा नीति लेके आए। और हमारे प्रदेश की सरकार, जो कि जिनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वो वाहवाही लूटने की सरकार, घोषणावीर मुख्यमंत्री, चलते कोरोना काल में जब छात्र कॉलेज भी नहीं जा रहे थे, कैंपसेस पूरे तरीके से लग नहीं रहे थे, उस समय वाहवाही लूटने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने अधूरी जानकारी के साथ जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने का श्रेय लेने के लिए शिक्षा नीति लागू कर दी। नतीजतन आप देखोगे कि आज छात्र परेशान हैं। आप किसी विश्वविद्यालय में चले जाइए इंटरव्यू के लिए, वहाँ के कुलपति को नहीं पता होगा शिक्षा नीति के बारे में पूरे तरीके से, वहाँ के रजिस्ट्रार को नहीं पता होगा, वहाँ के प्रोफेसर जो हैं उनको नहीं पता होगा कि नई शिक्षा नीति के पूरे नियम क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो आप सोच सकते हैं जब पढ़ाने वालों को ही नहीं पता, मेंटोर्स को ही नहीं पता, तो छात्रों को क्या पता होगा। और उसका नतीजा है कि हजारों लाखों छात्र लगातार 1-1, 2-2 साल पीछे होते जा रहे हैं, चूँकि स्पष्ट नहीं है शिक्षा नीति। तो
बदलाव की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, जो शिक्षा नीति स्पष्ट ही नहीं है उसमें क्या बदलाव की आप आशा करेंगे? सिर्फ दिखावा, सिर्फ वाहवाही लूटने का काम, और कुछ भी नहीं। एक और सरकार के द्वारा किया गया था ई अटेंडेंस को लेके, सरकारी कॉलेजों में ई अटेंडेंस विद्यार्थियों की लगे। आखिर कैसे ये अटेंडेंस लग पाएगी, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ ही, अभी कई ऐसे दूर दराज के इलाकों में कॉलेज हैं जहाँ पर स्टाफ ही नहीं है पूरा, तो ये अटेंडेंस कैसे लग पाएगी? नहीं देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि वाहवाही लूटने की सरकार है। वास्तविकता में ज़मीन पे कुछ है नहीं, और किस प्रकार से वाहवाही मिल जाए कागज़ों पे ये दिखाया जा सके कि ये काम किया है, वो काम को सरकार अगर करती है। जमीन पर नहीं है तो फिर एनएसयूआई इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं बिल्कुल, उठाती? एनएसयूआई लगातार लड़ती है इसके लिए। एनएसयूआई का काम ही यही है। इसी प्रकार की जो धांधलियाँ सरकार के माध्यम से की जाती हैं, सरकार के माध्यम से छात्रों को, युवाओं को जो बरगलाने का काम किया जाता है झूठ बोल के, उसको उजागर करने का ही लगातार काम है। ई अटेंडेंस की बात करो तो हमारे यहाँ कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर ई अटेंडेंस शिक्षकों की लगनी शुरू हुई, लेकिन आप जाके देखेंगे कि एनएसयूआई ने इस बात को उजागर करा कि कहीं पे वो जो जिस थंब से अटेंडेंस लगती थी वही सही नहीं है। कई जगह हमारे साथियों ने उस बात को उजागर करा। जब शिक्षकों के ही थंबनेल से अटेंडेंस नहीं लग सकती तो हजारों की संख्या में छात्रों की कहाँ से लगेगी? तो ये सिर्फ दिखावा मात्र है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सके इक्विपमेंट्स के नाम पर। ये सरकार और शिक्षा माफियाओं की मिली भगत से इस प्रकार की योजनाएं सरकार लाती है, जो कि पूरी तरीके से फेल है। एक और अभी 13 जनवरी को सरकार के द्वारा एक नियम बनाया जा रहा है, यूजीसी को लेकर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नियम बनाया गया। उसको आप कैसे देखते हैं? विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभदायक है, हानिकारक है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं तो जो है मेरा दृष्टिकोण अलग है। पहले सरकार आम जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए, आम जनता को समाज में डिस्क्रिमिनेट करने का काम करती थी, असमानता और जातिवाद फैलाने का काम करती थी, ताकि असल मुद्दों से भटका जा सके। अब जब छात्र और युवा जेनजी जाग गया है और वो सवाल करने के लिए खड़ा हो रहा है, बड़ा बड़े आंदोलन कर रहा है, तो अब सरकार ने फिर सोचा कि कैसे युवाओं के वास्तविक मुद्दों से उनको भटकाया जाए, छात्रों के वास्तविक मुद्दों से उनको भटकाया जाए, और ये डिस्क्रिमिनेट, इनको बांटा जाए वर्णों में, किस प्रकार से इनको जात पात में बांटा जाए। असल मुद्दे से हटाने के लिए जो है सरकार ये इस प्रकार के नियम लाती है, और मैं नहीं मानता कि इस प्रकार के नियम सरकार को बिना तैयारी के लाना चाहिए। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, निश्चित तौर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे हमारे अपर कास्ट के लोग हैं या भाई हैं, उनके साथ भी कहीं अत्याचार ना हो। इस सब बातों का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए, और असल मुद्दे से भटकाने की बजाय किस प्रकार से शिक्षा अच्छी हो सके, किस प्रकार से जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसको बंद किया जा सके, युवाओं को और छात्रों को रोजगार के अवसर मिल सकें, किस प्रकार से जो है हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में स्कूल गवर्नमेंट्स बंद हो रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, वो चालू हो सके, उनकी मरम्मत हो सके और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा आ सके। यूजीसी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस प्रकार की किसी चीज़ पे जिससे कि छात्रों को बांटा जाए, डिस्क्रिमिनेट किया जाए। क्या किया जाए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए? जितनी चीज़ें मैं बोलूँगा उतनी कम है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए। आप चले जाइए, अच्छे शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। छोटे ग्रामीण एरियो में चले जाइए आप, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सिर्फ एक एक कोर्स संचालित है। लगातार जो कोर्स संचालित है वहाँ पर उन कोर्सों को बंद किया जा रहा है। समय पे परीक्षा नहीं है, परीक्षा है तो समय पे रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है तो जो है सेमेस्टर 6-6 साल, उसमें भी धांधली है। 3 साल का कोर्स 6-6 साल में हो रहा है। इतनी चीज़ें शिक्षा में जो है सुधारने के लिए है, उस दिशा में सरकार को आगे काम करना चाहिए। टीचरों की परमानेंट नियुक्ति करना चाहिए, भर्ती करना चाहिए, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए। आप देखेंगे कि स्कूलों में जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं छोटे नौननिहाल, वो गिरते झज्जों के बीच में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये मूलभूत समस्याएं हैं देश के बच्चों की, छात्रों की। इसको सुधारने पे काम करना चाहिए, ना कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर छात्रों को डिस्क्रिमिनेट करने का काम करना चाहिए।
एनएसयूआई के संगठन की बात अगर करें तो मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी परिषद जब एबीवीपी है, एबीवीपी के लोगों से मिलो तो वो कहते हैं कि हम जो है राष्ट्र निर्माण की पाठशाला हैं, छात्रों के बीच में राष्ट्र निर्माण की विचारधारा को लेके हम आगे जाते हैं। एनएसयूआई का कोई ऐसा थीम है, ध्येय है जिसको लेके आप लोग जाते हैं, क्या है कुछ? वो जो है वो ढोंगी राष्ट्र निर्माणवादी हैं और हम वास्तविकता में राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। उदाहरण देता हूँ, क्या होता है राष्ट्र का निर्माण, कब होता है राष्ट्र का निर्माण? किसी भी राष्ट्र का निर्माण तब होता है तब वहाँ के बच्चे वास्तविकता में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा प्राप्त करे हुए छात्रों को अच्छा रोजगार का अवसर मिले, एक ऐसा एटमॉस्फेयर उनको मिले कि उनको अपने घर परिवार से दूर होकर जो है नौकरी और पढ़ाई के लिए ना जाना पड़े, जहाँ वो रहते हैं उसी के आसपास उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा सके। डिग्रियाँ जो हैं पैसे लेकर ना बांटी जाएं। ये अच्छे और व्यवस्थित राष्ट्र निर्माण का हिस्सा होता है। यही असली राष्ट्र निर्माण होता है, जिसमें छात्रों का विकास हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, रोजगार के अवसर हों, जात पात के नाम पर आपस में लड़ाने की बात ना हो, किसानों को उनकी फसलों के दाम मिले, जो किसानों के बच्चे हैं उनको ऐसे अवसर मिले कि वो किसानी में और बेहतर कर सकें। ये असली राष्ट्र निर्माण होता है। आप पूछिएगा कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, क्या वो बेहतर शिक्षा के लिए कुछ करते हैं? हजारों लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो गए हैं, क्या कभी उसके लिए आंदोलन करते हैं? क्या कभी जो प्राइवेटाइजेशन लगातार शिक्षा का किया जा रहा है उसको रोकने के लिए कभी वो बात करते हैं? क्या कभी आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा जिसमें बिना सेटलमेंट के छात्र हितों के बारे में उन्होंने बात करी हो? क्या कभी आपने देखा कि सड़कों पर आकर छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग लाठी डंडे खा रहे हैं? कभी देखा कैसे होता है छात्र राष्ट्र निर्माण? इसीलिए मैं कहता हूं अभी मैंने देखा था कि वो नकली राष्ट्र निर्माणवादी हैं और हम वास्तविकता में असली राष्ट्र निर्माणवादी हैं। आपने कहा कि उन लोगों को क्या सड़कों पर छात्र संघ चुनाव के लिए देखा। अभी मैंने एक बयान सुना था एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने कहा था कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे और हम जो है सरकार के खिलाफ भी खड़े होंगे, ऐसा कुछ उनका बयान था। तो क्या आपको लगता है कि वो उतर पाएंगे उस जगह पर, या फिर सिर्फ बयान हवा हवाई है? कौन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष? सबसे पहला सवाल ये है। वो एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। कैसे कोई गवर्नमेंट का टीचर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का? ये सोचने का विषय है। तो इसके लिए कैसे खूब आंदोलन करे, खूब आवाज उठाई। रीवा में हमने, रीवा के रहने वाले हैं, वहीं प्रोफेसर थे, हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन वो तो अंधेर नगरी और चौपट राजा की सरकार है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इस प्रकार के बयान लगातार इनके मंत्रियों ने भी दिए। मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के, वो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी ये बात कई बार कही कि छात्र संघ चुनाव कराएंगे। इंदर सिंह परमार जी जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके बयान है कि छात्र संघ चुनाव कराएंगे। सिर्फ हर बार किस प्रकार से पिन करके उस बात को छोड़ दिया जाए ताकि गर्मा गर्मी बनी रहे, बस। जमीन पे कुछ भी भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी नहीं करने वाली है, क्योंकि इनको डर है कि एनएसयूआई कहीं पटकनी ना दे दे। आपने कहा है कि एनएसयूआई जो है आंदोलन करती है, लेकिन एक चीज़ और मैंने देखी है कि कई ज़िले अभी भी ऐसे हैं आपके, जिन ज़िलों में कार्यकारिणी शायद नहीं बनी है, अगर बनी है तो एक्टिव नहीं है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पीछे है या एनएसयूआई अगर पीछे है तो ये उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। लगभग सभी जगह हमारे एनएसयूआई की कार्यकारिणियाँ हैं, एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, कॉलेज से लेकर ब्लॉक स्तर तक। ये बात मैं मान सकता हूँ कि कहीं कम कहीं ज़्यादा होंगे, और कहीं कम होने का कारण है कि वहाँ कॉलेजेस नहीं होंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि सरकारी कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। जब जहाँ कॉलेज ही नहीं होंगे, जहाँ छात्र नहीं होंगे, वहाँ एनएसयूआई का दिखना और स्टैंड होना थोड़ा मुश्किल मैं मान सकता हूँ। लेकिन ऐसा 95% मैं मानता हूँ कि एनएसयूआई सभी जगह जहाँ जहाँ कॉलेजेस हैं, स्कूलेज हैं, वहाँ एक्टिव है, और हमारी कार्यकारिणी लगातार छात्र हितों में लड़ाई लड़ती है। आप छात्र हितों में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी आपने कहा है कि आगे भी छात्र संघ चुनाव हो या फिर छात्रों के तमाम मुद्दे हों, उन मुद्दों को लेकर आप सरकार को लगातार घेरते रहेंगे
और जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर भी आप लगातार आगे जाएंगे। लेकिन एक और ये देखने को आता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के आड़े जो आता है वो ये आता है कि गुटबाजी आती है। आशुतोष चौक से एक जमीन से निकला हुआ नेता है और अब भोपाल आके क्या किसी गुट का सदस्य है या फिर बिल्कुल निष्पक्ष से आप रहे हो? मैं एक संगठन जो हमारे कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है उसका स्टेट हेड हूँ, और स्टेट हेड होने के नाते हमारा ग्रुप सिर्फ हमारा संगठन है। नहीं, जैसे यहाँ हमारी एक कहा प्राथमिकता जाता है। सिर्फ हमारा संगठन है। हम संगठन के लोग हैं, किसी ग्रुप के नहीं। जो पार्टी के शीर्ष गद्दी पर होगा हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पार्टी के सीनियर लीडर हमें दिशा निर्देश करते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, हम सभी ग्रुपों के हैं, हम NSUI हैं। नहीं, जैसे एक यहाँ एक कहा जाता है जीतू जी का गुट अलग है, कमलनाथ जी का अलग है, दिग्विजय सिंह जी का अलग है। तो इन 3 गुटों में से जो महत्वपूर्ण गुट हैं, इन में से किस गुट के आप हैं? कोई गुट नहीं है, सारे गुट कांग्रेस हैं। कांग्रेस ही एक गुट है और हम उस गुट के सदस्य हैं। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति बनती है। इसके पहले माननीय कमलनाथ जी थे सीनियर लीडर, हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जब जब हमें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है हम उनके पास जाते हैं, हमें मदद की आवश्यकता पड़ती है हम उनके पास जाते हैं। चाहे हमारे CLP हो उमंग सिंगार जी, जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनके पास जाते हैं। NSUI का कोई गुट नहीं है। NSUI तो का गुट सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, गांधीवादी विचारधारा है, छात्र हित है हमारा गुट जो है। किस प्रकार से छात्रों का हित हो सके वही हमारा गुट है और हम उसी गुट के लिए काम करते हैं। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से, जिन्होंने कहा है कि वो किसी भी गुट के नेता नहीं हैं, वो सिर्फ कांग्रेस और NSUI के नेता हैं, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसी भी गुट से कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब गुट कांग्रेस के ही हैं और सभी गुटों की कांग्रेस है, ऐसा उन्होंने कहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।